बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इस्राइल हमास की जंग को हुए 6 महीने। इस्राइल हमास जंग के 6 महीने पूरे। हमास के हमले और गजा में इजरायली कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं दोनों तरफ के लोग? क्या जंग को जीतने की ओर बढ़ रहा है इजराइल? चर्चा खबर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। गजा, यरूशलेम, रमल्ला और किबुत्ज के लोगों की जंग के बारे में जानेंगे राय, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जर्मनी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। इस्राइल को हथियारों की आपूर्ति को लेकर निकारागुआ ने जर्मनी के खिलाफ दायर की याचिका। जनसंहार को लेकर संयुक्त राष्ट्र की संधि के उल्लंघन का लगाया आरोप। म्यांमार की सेना ने पहले किया हजारों रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार, लेकिन अब देश में विरोध से निपटने के लिए चाहती है रोहिंग्या समुदाय की ही मदद। बीबीसी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। करीब 100 रोहिंग्या मुसलमानों को सेना ने लड़ने के लिए किया भर्ती। मोजाम्बिक के तट के पास नाव डूबने के बाद लापता हुए लोगों की तलाश जारी। नाव में करीब 130 लोग थे सवार। कम से कम 100 लोगों के डूबने की आशंका। सोलर एक्लिप्स देखने के लिए मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में लाखों की तादाद में जुटे लोग। सूर्य ग्रहण के दौरान पूरे 4 मिनट के लिए सूर्य को पूरी तरह से ढक देगा चांद और छा जाएगा अंधेरा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। जंग के 6 महीने बाद इजराइल के सैनिक खान यूनिस का इलाका छोड़कर जा रहे हैं और कई फलस्तीनी अपने घरों को वापस आ रहे हैं। युद्ध की वजह से बेघर इन लोगों को वापस आने के बाद मिल रहे हैं सिर्फ तबाही के निशान। हालांकि इजराइल ने कहा है कि सैनिकों की वापसी का मतलब युद्ध खत्म होना नहीं है। तो फिर क्या है इजराइल का अगला प्लान? देखेंगे कवर स्टोरी में। इस्राएली सेना ने कहा है कि उन्होंने एक ब्रिगेड को छोड़कर क्षेत्र से सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। इसके बाद दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के लोग अब वापस अपने घर लौट रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर के ज़्यादातर हिस्से अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। इस्राएल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास के खिलाफ भविष्य के अभियानों की तैयारी के लिए सैनिकों को हटा लिया गया है। जिन इलाकों को इस्राएली सेना ने खाली किया है उसमें सीमावर्ती शहर रफा भी शामिल है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बुशीगा। ऐसी चिंताएं रही हैं कि रफा में किसी भी तरह के बड़े सैन्य हमले से मानवीय तबाही आ सकती है। मुझे लगता है इस्राएल के बाहर लगभग हर कोई रफा में एक बड़े सैन्य हमले के विचार के खिलाफ है। तो इस्राएलियों का कहना है कि उनके पास नागरिकों को निकालने की योजना है। अमेरिकियों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि नागरिकों के एक और बड़े विस्थापन को रोकने के लिए इस्राएलियों को हमास के खिलाफ लक्षित अभियान शुरू करना चाहिए। major displacement of civilians. और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को कुचलने और ख़त्म करने की बात दोहराई है, ताकि इससे आगे कोई और ख़तरा पैदा ना हो, और कहा कि वो गजा में अभी भी बंधक बनाकर रखे गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करेंगे। इस बीच इस्राएल की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी नजर आए। वो मांग कर रहे थे बंधकों की वापसी के लिए समझौता हो। साथ ही वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तेल अवीव और दूसरे शहरों में ये रैलियां इजरायली रक्षा बलों की तरफ से बंधक एलाद काटजर का शव बरामद करने के कुछ घंटों के बाद शुरू हुई। देखिए बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन की रिपोर्ट। 6 महीने से ज्यादा वक्त से गजा जंग, बीमारियों, मौतों और भूखमरी जैसे हालात से जूझ रहा है। वजह है इस्राएली कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवता के साथ धोखा करार दिया है। गजा के बॉर्डर के पास स्थित किबुत्ज नीर ओज एक टाइम कैप्सूल की तरह लग रहा है, जो आपको 7 अक्टूबर की खौफनाक घटना की याद दिलाता है। सुबह सुबह हमास ने इस्राएली इलाके में हमला शुरू किया। यहाँ 400 लोग रहते थे। उनकी कार्रवाई में यहाँ रहने वाले करीब 1/4 लोग या तो मारे गए या बंधक बना लिए गए। सईद की लाश यहाँ पड़ी थी। देखकर पता लग रहा था कि उसने दरवाजे को जोर से पकड़ रखा था। असल में दरवाजा बंद था। बाद में सेना इसे खोलकर अंदर दाखिल हुई। रॉन बहात और उनका परिवार सेफ रूम में छिप गए, इसलिए बच गए। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों और पड़ोसियों की लाशों को देखा। कई लोगों के चिथड़े उड़ चुके थे। इस घर में हमें पहली बार यह एहसास हुआ कि हमें केवल लाशों की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि शुरुआत में काफी लाशें मिली थी।
Going around this place, you can understand why Israelis believe. इस जगह पर आने पर आपको समझ में आता है कि क्यों इसराइलियों को लगता है कि गजा में उनकी जंग जायज है, और निश्चित रूप से इसराइल के सहयोगी भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन उनकी असहमति इतने निर्दोष लोगों की मौत को लेकर है। इस घर में रहने वाले लोगों की मौत हो चुकी है। In this house, they're dead. इसराइली इस जंग के पक्ष में हैं, लेकिन सड़कों पर कई लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू ने इस जंग को लेकर लक्ष्य रखा था, हमास पर पूरी तरह से जीत और बंधकों की रिहाई। फिलहाल दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो राजनीतिक जीवन बचाने की कोशिश में हैं। नारवा रोसालिया एक आंदोलन कर रही हैं जिसका नाम है शेम यानी शर्मनाक। नेतन्याहू इस जंग को जितना हो सके लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि जब तक जंग जारी रहेगी वो कह पाएंगे कि ये फिर से चुनाव का वक्त नहीं है, ये किसी को जिम्मेदार ठहराने का वक्त नहीं है, क्योंकि असल में वही जिम्मेदार हैं। यहाँ हर कोई अनिश्चितताओं में जी रहा है, डर और भविष्य को लेकर चिंता है। इसराइली और फलस्तीनी 7 अक्टूबर के बाद से एक दूसरे को डर और खौफ भरी नजरों से देखते हैं। उधर ऐतिहासिक शहर यरूशलेम, जो इन दोनों पक्षों के संघर्ष का केंद्र रहा है, रमजान के दौरान अपेक्षाकृत रूप से शांत ही रहा है। फलस्तीनी ये पहले से मानते रहे हैं कि इसराइली कब्जे के दौरान उनके अधिकारों में कटौती एक नस्लीय भेदभाव की तरह है, लेकिन इसराइल इन आरोपों का खंडन करता रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगे उन आरोपों से भी कि वो गजा में नरसंहार कर रहा है। दोनों तरफ के लोग मानते हैं कि उनका विरोधी पक्ष 7 अक्टूबर से अमानवीय और माफ न किए जाने वाले अपराधों में शामिल रहा है। कई शताब्दियों के जख्म पर एक नई चोट। एक फलस्तीनी ईसाई कार्यकर्ता दिमित्री डिलियानी का मानना है कि इसराइली इस बात से इनकार करते हैं। बच्चों की हत्या है, चाहे वो किसी के भी हों। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बच्चा मारा जा रहा है वह कौन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हत्या कौन कर रहा है। मैं नाजी हॉलोकास्ट की बात मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे या फिर दूसरे लोगों की हत्या के लिए इसराइल को हरी झंडी दे दी गई है। ये वेस्ट बैंक का रमल्लाह इलाका है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि यहाँ के लोग हमास के हमले का समर्थन करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसराइलियों की तरह ये लोग भी नहीं मानते कि उनकी ओर से क्रूरता हुई है। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो कई सालों के जुल्म के बाद हुई एक घटना थी, इसलिए मैं एक बार फिर से खुद को दोहराना चाहूंगी। जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कोई भी शख्स जिसे दबाया जा रहा है, उनके इलाकों पर कब्जा हो, वो ऐसा ही करेगा। हम वेस्ट बैंक से सीधी रिपोर्टें भेज सकते हैं, जैसे इसराइल से भेजते हैं, लेकिन गजा में किसी भी विदेशी पत्रकार को ना इसराइल घुसने दे रहा है और ना ही मिस्र। बीबीसी ने रफाह में एक स्वतंत्र पत्रकार के माध्यम से 11 साल की रीमा का वीडियो शूट करवाया। अगर हम वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं तो थोड़ा खाना मिल जाता है, लेकिन लेट होने पर खाना खत्म हो जाता है और हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, और जो खाना हम ला पाते हैं वो बस एक वक्त के लिए काफ़ी होता है। ये रीमा जैसे बच्चों के लिए रोजमर्रा का काम है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के साथ भागकर रफा के इस इलाके में शरण ली है। उत्तरी गजा में राहत सामग्री बेहद कम पहुंच रही है और भुखमरी जैसे हालात हैं, लेकिन अमेरिकी दबाव में इसराइल पहले से ज्यादा खाने पीने की चीजों को आने दे रहा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इस शहर पर हमले के बिना वो हमास को खत्म नहीं कर पाएगा। इस शहर में रीमा जैसे 14 लाख फलस्तीनी रह रहे हैं। वो कहती हैं कि परिवार के लिए खाना मिलने पर उन्हें खुशी होती है। 6 महीने बाद भी गजा की जंग जारी है और इस संघर्ष के मध्य पूर्व के दूसरे हिस्सों में फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और कतर की सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि गजा में सीज फायर के प्रस्ताव और बंधकों की वापसी को लेकर काहिरा में चल रही बातचीत से उन्हें नतीजों के निकलने की उम्मीद है। माजिद मोहम्मद अल अंसारी ने कहा कि सीज फायर को लेकर नया प्रस्ताव दोनों पक्षों के बीच दूरी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। बात हो रही है इसराइल हमास जंग की, जिसको शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू लगातार दोहरा रहे हैं कि वो पूरी तरह से हमास का खात्मा करके जंग जीतेंगे। इसराइल ने गाजा में हमास के कई ठिकानों पर हमला कर उसके लड़ाकों को मारने का दावा भी किया है, पर क्या वाकई इसराइल जीत के करीब है?
इसका पता लगाने के लिए BBC संवाददाता मुहन्नद तुतुंजी इसराइल पहुंचे और वहां के लोगों से बात की। महीनों से गजा में भीषण बमबारी हो रही है। वहीं इस्राएली शहरों में भी सायरन की आवाज सुनी जा सकती है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, पर क्या इसराइल ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया है? इसराइली बटे हुए हैं। जमीन पर मिली सैन्य उपलब्धियों को कुछ इसराइली असली जीत मानते हैं, तो दूसरे इसे इसराइली सरकार और सेना की नाकामी बताते हैं। वो कहते हैं कि इसराइली सरकार ना तो बंधकों को छुड़ा पाई और ना ही गजा की सीमा के पास मौजूद इलाकों से निकाले गए इसराइलियों को सुरक्षित उनके इलाकों में भेज पाई। हमने तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इयाल जिस्सर से बात की। वो मानते हैं कि जंग में पूरी जीत हासिल की जा सकती है, पर उससे पहले जंग के राजनीतिक प्रभाव को जानना होगा। सिर्फ सैन्य प्रभाव से बात नहीं बनेगी। जिस्सर मानते हैं कि मौजूदा सरकार की नीतियां इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगी। क्या आपको लगता है कि अभी तक इस जंग में इसराइल भारी पड़ रहा है? इन्हें उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है, पर मेरे हिसाब से इसराइल की कोई राजनीतिक रणनीति नहीं है। मौजूदा सरकार फलस्तीनियों से समझौता या इसे लेकर राजनीतिक पहल नहीं करना चाहती। इसके बारे में सब जानते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जंग के खत्म होने के बाद क्या होगा। इस्राएली सेना कहती है कि उसने हमास की कई सैन्य ब्रिगेड्स को तबाह कर दिया है। इस्राएली सेना के पूर्व कमांडर जैसे कुछ लोग इसे इसराइल के लिए असली उपलब्धि मानते हैं। मैं मानता हूं कि इस जंग में इस्राएली सेना की क्षमता काफ़ी चौंकाने वाली रही है। अगर ये जंग हमास का खात्मा कर दे और दक्षिणी लेबनान से राजनीतिक या फिर सैन्य तौर पर हिजबुल्लाह को हटा दे, तो इस जंग को याद रखा जाएगा और ये इसराइल को क्षेत्र में मौजूद उसके दुश्मनों से अपनी शर्तों पर बात करने का ऐतिहासिक मौका भी देगा। तेल अवीव से वापस आते हुए एक बड़े से बिलबोर्ड ने हमारा ध्यान खींचा। इसमें ईरान के प्रमुख चेहरे थे जिन्हें इसराइल दुश्मन मानता है। मेरे पीछे बिलबोर्ड पर हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की फोटो लगी है, एक सवाल के साथ, इसराइल के आंतरिक विभाजन से किसे फायदा होगा? ये तस्वीर सरकारी दफ्तरों के पास एक बिल्डिंग पर लगी है। ये तस्वीर एकता की अपील करती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और बंधकों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इसराइलियों की बटी राय यरूशलेम और तेल अवीव की सड़कों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के बीच साफ देखी जा सकती है। ये है यरूशलेम की कपलान स्ट्रीट, जो इसराइली संसद नेसेट को जाती है। पहले भी यह सड़क कई प्रदर्शनों की चश्मदीद रह चुकी है और अब यहाँ नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मजल मुआलिम नहीं मानती हैं कि इसराइलियों के बीच विभाजन बढ़ा है। ज्यादातर इसराइलियों को उनके दुश्मनों से होने वाले खतरे के बारे में पता है और इसलिए हम सड़कों पर ज्यादा लोगों को प्रदर्शन करते हुए नहीं देख रहे। शायद ये भी अगले 1-2 महीने में बदल जाए। लेकिन जंग के 6 महीने बाद भी सवाल बना हुआ है, क्या इसराइल ये जंग जीत रहा है या नहीं? कई इसराइली मानते हैं कि इस सवाल का जवाब सैन्य तौर पर और राजनीतिक तौर पर तभी मिल पाएगा जब जंग के बादल छट जाएंगे। और 6 महीने से चल रहे इस युद्ध में क्या संघर्ष विराम होगा? इसके साथ ही हमास के कैद में मौजूद इसराइली बंधकों को छुड़ाने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है। मिस्र की मीडिया का कहना है कि संघर्ष विराम को लेकर बात थोड़ी आगे बढ़ी है, पर इसराइल ने ऐसी रिपोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। 6 महीने की इस जंग में अब तक 1200 इसराइली मारे गए हैं। वहीं हमास की गिरफ्त में 250 से ज़्यादा इसराइली बंधक हैं और गजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस जंग में अब तक 33,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी इसराइल हमास के बीच शांति को लेकर कई बातचीत का दौर चला है, लेकिन सकारात्मक नतीजा अब तक नहीं निकला है। देश की जानी मानी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने साल 2023 में टेनिस से संन्यास ले लिया। अब उनकी राजनीति में आने की अटकलें लग रही हैं। क्या सानिया मिर्जा राजनीति में आने की सोच रही हैं? हाल ही में पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर वो क्या सोचती हैं? इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात की BBC संवाददाता सरोप्रिया सांगवान ने। आपने देखा होगा कि इंडियन रेसलर्स जो साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट हैं, वो सब धरने पर बैठे और एक सेक्सुअल हरासमेंट केस के खिलाफ वो धरना कर रहे थे। आखिरकार साक्षी मलिक को तो छोड़नी ही पड़ गई कुश्ती। अब जब ऐसी चीज़ें देखती हैं होते हुए देश में,
क्या फील होता है आपको? नो यू डू फील सैड, लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास उसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि मैं उसके ऊपर पूरा कमेंट कर सकूं। लेकिन आप जो विजुअल्स देखते हैं वो विजुअल्स पे तो आपको सबको ही बुरा लगता है। किसको अच्छा लगेगा कि आपके ओलंपिक मेडल विनर्स रोड पे बैठे हुए हैं? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली उसमें मतलब मेरा नॉलेज नहीं है और मैंने आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ। एंड मुझे अभी भी नहीं पता कि उसने रिटायरमेंट क्यों लिया। मुझे बस ये पता है कि रिटायरमेंट लिए है साक्षी ने। तो आई थिंक कि उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं कमेंट ज़रूर कर सकती हूँ कि एज अ फेलो एथलीट हु नोज दीज गर्ल्स, मैं इनके साथ खेल चुकी हूँ, मैं एशियन गेम्स में ओलंपिक्स में इनके साथ रह चुकी हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा टू सी देम ऑन द रोड। ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आने वाली हैं, इलेक्शंस लड़ने वाली? नहीं, ये बिल्कुल बड़ा रूमर था। आई डोंट नो कहाँ से आया, मुझे खुद भी न्यूज़पेपर में देख के पता चला। पर आपने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में? नॉट रियली, नॉट। आर यू ओपन टू इट? नो, आई थिंक वी शुड नेवर से नेवर, लेकिन मेरे ख्याल में मतलब आई हैव नॉट रियली थॉट अबाउट इट। तो ये जो आपने रिटायरमेंट का फैसला लिया था, मतलब ये बहुत सोचा समझा फैसला था कि नहीं, नाउ आई हैव टू स्टॉप? आई थिंक मुझे 1 साल पहले से पता था कि दिस इज आई एम गोइंग टू डू दिस रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए कि मैं जब स्टॉप करूं जब मुझे लोग पूछेंगे क्यों रादर देन कब। सो आई वांटेड टू स्टॉप ऑन द टॉप and it was very important to me. Plus my body had become a huge problem, you know, after 3 surgeries and a kid as well. तो the recovery was just वैसी नहीं हो पाती थी जिस तरीके की आपको चाहिए। और उस लोग देख तो लेते थे कि आप वो फाइनल में हो ग्रैंड स्लैम के, लेकिन वो नहीं देखते थे या नहीं समझ पाते थे कि वो फाइनल में पहुंचने के लिए क्या मुझ में लाइक व्हाट आई एम एबल टू डू एंड व्हाट आई एम हैविंग टू डू टू गेट देयर। तो फिलहाल सानिया अभी तो राजनीति में आने से इनकार कर रही हैं, लेकिन संभावना को पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर रही हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। BBC दुनिया में फिलहाल इतना।